हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू गिरिव्रत एजुकेशन चैनल। और आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वच्छ होंगे, अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। और जो है भूगोल विषय जो है आप समझ रहे होंगे। और उसी के आधार पर जो है हम अगला टॉपिक लेके आए हैं, क्या है, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना। बहुत ही अच्छा टॉपिक, शानदार टॉपिक और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। यानी जो व्यावसायिक संरचना है और जो साक्षरता है उसका निचोड़ निकाल के छोड़ेंगे, उसमें है क्या चीज़। ठीक है, साक्षरता बहुत बार आता है कि साक्षरता होता क्या है ना, व्यावसायिक संरचना क्या है वो भी आता है। तो इसका मैं निचोड़ निकाल के छोड़ेंगे कि व्यावसायिक संरचना होती क्या है और साक्षरता होती क्या है। बहुत ही प्यारा और आसान से वर्डों में बताने की कोशिश करूँगा। आप अच्छे से ध्यान से देखना और समझना कि ये साक्षरता या कि ये जो साक्षरता की जो खिचड़ी है ये है क्या चीज़। ठीक है, हाँ जी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साक्षरता ये साक्षरता है क्या चीज़, है ना। लेकिन इसमें मैं बताना चाहूँगा इसका निचोड़ है। ठीक है, हाँ जी, यानी जो साक्षरता है उसका क्या निकाल देंगे, निचोड़ सा निकाल देंगे, क्योंकि उसमें है कौन से वर्ड जो हैं जो हमें याद नहीं होते हैं, उन वर्डों को जो याद करने की कोशिश करेंगे और परमानेंट रूप से। ठीक है, हाँ जी, चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं साक्षरता और व्यावसायिक संरचना से। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे क्या साक्षरता, क्या साक्षरता। साक्षरता यानी कि किससे जुड़ा हुआ है, शिक्षा से। ये क्या है, इसका आधार बिंदु क्या है, आधार बिंदु। यानी कि साक्षरता का जो है आधार बिंदु वो क्या है, शिक्षा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जिस देश, समाज या राष्ट्र में जितनी शिक्षा का प्रचार होगा, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, उस समाज या राष्ट्र में वो प्रत्येक व्यक्ति का क्या होगा, भला होगा। और वहाँ क्या है कि समाज में जो है पॉजिटिविटी का आगाज होगा और जो है हर काम सकारात्मक होंगे। और वहाँ क्या है कि उन देश की अर्थव्यवस्था और विकास में विशेष भागीदारी किसकी होती है, शिक्षा की। यदि किसी देश में शिक्षा का स्तर अच्छा है तो वहाँ जो डेवलपमेंट है वो बहुत जल्दी होगा और बहुत ही जल्दी जो है वो विकसित होने की संभावना उसमें रहेगी, क्योंकि शिक्षा का स्तर क्या है, बढ़िया है, तो वो विकास होना तो स्वाभाविक बात है। यदि विकास हो रहा है अच्छे अच्छी तकनीकी आ रही हैं तो जाहिर सी बात है विकसित होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है, शिक्षा। वो कहते हैं ना, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है। शिक्षा से हम देखो, पहले हम आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, जंगलों से हम कहाँ तक पहुँच गए। आज जो है मानव कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, कितनी तकनीकी का आगाज़ हुआ है, नई नई तकनीकी आ रही हैं, नए नए तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं लोग। गाँव में, शहरों में, विदेशों में फ्लाइटों से जा रहे हैं, बहुत सारी तकनीकें आ गई, स्मार्टफोन आ गए हैं। हाँ, कहीं रिश्तेदार कॉल करना हो तो लगा के तुरंत नंबर, हाँ जी बोलिए। ये दूर संचार जैसी सुविधाएं टेक्निक के रूप में जो है आप देखने को मिल रही हैं आपको। उससे क्या हो रहा है कि हमारे समाज में जो है नई नई तकनीकी का आगाज होने से समाज में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, गतिविधियों के साथ जो समाज का विकास हो रहा है और जो है हमारा जो जीवन स्तर है वो क्या हो रहा है, उस जीवन स्तर में विकास हो रहा है। विकास होने की वजह से जो है हम जो है संपर्क अच्छे से कर पाते हैं। दूर दराज में जो लोग रहते हैं, विदेशों में जो लोग रहते हैं या फिर दूसरे जो देशों में जो लोग रहते हैं, उसका कारण क्या है, शिक्षा। क्योंकि शिक्षा से ही ये सब कुछ संपन्न हुआ है। शिक्षा ही नहीं होती तो शायद ये जो वर्तमान समय में, आधुनिक समय में जो ये प्रौद्योगिकी है, ये सूचना पर व्यापार हो गया, उद्योग हो गया, शिक्षा हो गया, इनका जो मुख्य भूमिका किसकी है, शिक्षा की। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे जो है हम अपनी उन्नति या विकास कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये बिंदु आपको अच्छे समझ में आने में आसानी रहेगी। देखिएगा कैसे, देखो 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु के
जितने भी व्यक्ति जो पढ़ने लिखने का साथ ही गणना करने की योग्यता रखते हों क्या कहलाएंगे? साक्षरता। ठीक है, हाँ जी भाई। जिस देश, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में 7 वर्ष से अधिक वर्ग के यानी 7 वर्ष से अधिक वर्ष के जितने भी लोग हैं जो पढ़ने लिखने के साथ जो है गणना करने की योग्यता रखते हों क्या कहलाएंगे? साक्षरता। ठीक है, हाँ जी। वो किस में आएंगे? साक्षरता में। योग्यता क्या रखते हैं वो? पढ़ने लिखने की, साथ में गणना करने की। यानी शहर बाजार में जाएं तो अपना हिसाब किताब छोटा मोटा वो कर लें, है ना। हाँ जी, यदि ये पढ़ा लिखा समाज होगा और पढ़ा लिखा समाज में जो समस्त जो गतिविधियाँ हैं, जो भी क्रियाकलाप होंगे तो वो क्या होंगे? उत्कृष्ट होंगे, यानी कि अच्छे से तरीके से वो होंगे। वहाँ पे जितने भी गतिविधियाँ हैं वो बेटर से बेटर होंगे, अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से। और जो है समाज में एक प्रेरणा का स्रोत, यानी कि एक विकसित देशों की तरफ अग्रसर होते हुए एक शांति का माहौल और साथ में शिक्षा का स्तर और साथ में हमारे रहने सहने का और महिलाओं के प्रति सुरक्षा का, वहीं आवास से संबंधित नई नई तकनीकी का आविष्कार करना, जैसे डबल बिल्डिंग हो गई, ट्रिपल बिल्डिंग हो गई, 4 बिल्डिंग हो गई। मतलब धीरे धीरे जो विकास की जो गतिविधियाँ हैं वो क्या नई नई विकसित होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा विकास हो रहा है, और हमारा जो विकास हो रहा है उस विकास के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? उन्नति कर रहे हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है? शिक्षा। क्या है? शिक्षा। हम जो है अपनी शिक्षा से प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय हैं, उन सभी व्यवसायों का जो क्या करते हैं कि हम अच्छे से जो है, जैसे कि प्राथमिक व्यवसाय में आ गया लकड़ी काटना हो गया, खनन करना हो गया, कृषि करना हो गया, मछली पकड़ना हो गया। ये सारे किस्में हैं प्राथमिक कार्य में, क्योंकि ये प्राकृतिक जो संसाधन हैं उन पे डिपेंड होते हैं, और जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका जो उपयोग करते हैं वो क्या कहलाएंगे? प्राथमिक कार्यकर्ता। यानी जो प्राथमिक कार्य कर रहे हैं वो प्राथमिक कार्य या फिर प्राथमिक व्यवसाय जो भी हैं वो क्या हैं? लकड़ी काटना है, कृषि करना है, खनन करना है, मछली पकड़ना है, ये सारे प्राथमिक कार्य हैं। और ये संसाधन कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, हाँ जी। जैसा कि गांव में लोग करते हैं, मैंने कल पिछले चैप्टर में आपको समझाया था और ये चीज़ बताई थी कि प्राथमिक कार्य कौन करते हैं? जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? प्राथमिक कार्य करते हैं। उनकी जो समस्त गतिविधियाँ होती हैं वो प्राथमिक कार्य से शुरू होती हैं, क्योंकि उनका आधारभूत केंद्र क्या है? प्राथमिक कार्य, जैसे कि कृषि करना है, खनन करना है, लकड़ी काटना है, मछली पकड़ना, वो सारे जो गतिविधियाँ प्राकृतिक जो व्यवसाय हैं, प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनके माध्यम से वो अपनी संपन्न करते हैं, यानी कि गाँव में संपन्न करते हैं। और उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कल, जो प्राथमिक व्यवसाय है यानी प्राथमिक जो कार्य है उस व्यवसाय में, जैसे कि जो लोग विकसित देशों में वहाँ क्या है कि विकसित देशों में जो पुरुष है वो अधिक निवास करते हैं। कहाँ? गाँव में। जबकि विकसित देशों की मैं बात करूं तो विकसित देशों में नगरों में या फिर शहरों में महिलाएं क्या रहती हैं? अधिक निवास करती हैं, क्योंकि उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं, शिक्षा के अच्छे स्कोप मिलते हैं और अच्छा वातावरण मिलता है, यानी अच्छी सुरक्षा मिलती है और सामाजिक बुराइयां कम देखने को मिलती हैं। इसलिए जो है विकसित देशों की महिलाएं शहरों में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। वहीं इसके विपरीत विकसित देशों में पुरुष जो है वो गाँव में रहना पसंद करते हैं। और इसके साथ ही विकासशील देशों की मैं बात करूं, जैसे कि एशिया महाद्वीप में अपने भारत हो गया, तो भारत में जो ज़्यादातर महिलाएं गांव में रहती हैं, उनका गांव में जो महिलाएं रहती हैं उनका काम क्या है? खेती करना और लकड़ी काटना, लकड़ी काटने के साथ जो है खनन करना, और जो समुद्री किनारों के जो पास बसे हुए हैं गाँव, उनका काम क्या है? मछली पकड़ना। ये उनके प्राथमिक कार्य हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से पूरे होते हैं। ठीक है। और वहीं इसके विपरीत जो विकसित देश हैं, विकसित देशों में जो है पुरुष अधिक कहाँ निवास करते हैं? शहरों में निवास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जो है विकसित जो
देश हैं, विकसित देशों में शहरों में महिलाएं अधिक निवास करती हैं, और विकासशील देशों के जो पुरुष हैं वो कहाँ निवास करते हैं, शहरों में निवास करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, एक बार फिर से सुनो। जो विकसित देश हैं, विकसित देशों की महिलाएं शहरों में निवास करती है। ठीक है, हाँ जी। और अब बारी आती है पुरुषों की, पुरुष जो हैं वो गाँव में निवास करते हैं। ठीक है, हाँ जी। वहीं इसके विपरीत विकासशील देशों में महिलाएं गाँव में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि वहाँ उनको रोज़गार के अवसर मिलते हैं, रहने की कोई समस्या नहीं आती, खाने की कोई समस्या नहीं आती। भाई कोई घर पे चीज़ नहीं है तो पड़ोसी से मांग लेते हैं। ये किसकी बात है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, किसमें, विकासशील देशों में। वहीं इसके विपरीत जो विकासशील देश हैं, तो विकासशील देशों में जो शहरों में पुरुष अधिक निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ उनको रोजगार मिलता है, अपने भाई रोजी रोटी चल जाती है ना, कमाने के साधन हो गए, चिकित्सा से जुड़ गए, उद्योग धंधों से जुड़ गए, वही साथ ही जो है किसी फैक्ट्री में उनको काम मिल गया, उद्योग धंधों में अच्छे से उनको रोजगार मिल रहा है, तो वही कहाँ जाएंगे, शहरों में जाएंगे। बड़े बड़े सिटी हो गई, जैसे भारत की मैं बात करूँ, बेंगलोर, सूरत जैसी सिटियाँ बड़ी बड़ी, जहाँ यहाँ क्या है, जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, यानी कि जो उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, तो वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। कौन, विकासशील देशों के लोग। ठीक है, हाँ जी। चलिए दोस्तों, हम साक्षरता की परिभाषा लिखते हैं कि साक्षरता में है क्या चीज़। देखो परिभाषा में क्या है, 7 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति जो पढ़ने, लिखने तथा गणना करने की योग्यता रखता हो। क्या करता हो, योग्यता रखता हो। ठीक है, हाँ जी। 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति जो पढ़ने, लिखने तथा गणना करने की योग्यता रखता हो। यानी कि जो 7 वर्ष से अधिक है या फिर 7 वर्ष का है, जो अच्छे से पढ़ सकता है, लिख सकता है, और साथ में अपना जो भाई अपना हिसाब किताब वो भी अच्छे से कर सकता है, तो वो किस में आएगा, साक्षरता में। ठीक है, बहुत ही प्यारा और आसान से शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिएगा कि इसमें है क्या चीज़। यदि अच्छे से पढ़ने लिखने का नॉलेज है, अच्छे से अपना हिसाब किताब रखने का नॉलेज है, तो भाई सामाजिक और आर्थिक जो है विकास के क्या हैं, ये सूचक हैं। क्या हैं, सूचक। देखो यदि अच्छा पढ़ा लिखा है व्यक्ति समाज में, तो अपने समाज का क्या करेगा, अच्छे से विकास करेगा, और विकास करेगा तो जाहिर सी बात है उस देश, उस समाज यानी कि उस राष्ट्र का क्या होगा, विकास होगा। और विकास होगा तो जाहिर सी बात है, विकास तो सबको पसंद होता है, क्योंकि इस दौड़ बड़ी ज़िंदगी में यदि विकास है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि अच्छा प्रोग्रेस हो रही है, लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति हो रही है। इससे बेटर और क्या चाहिए इंसान को, है ना। या जी देखिएगा, जो सामाजिक और आर्थिक विकास के सूचक हैं, कौन है, साक्षरता। मैंने बताया कि जो साक्षरता में जो 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु के जो भी व्यक्ति हैं, वो सारे किस में आएंगे, साक्षरता में। यदि परिवार, समाज या राष्ट्र में जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, वो परिवार, समाज या राष्ट्र उतना ही क्या करेगा, विकास करेगा। ठीक है, हाँ जी। देखिएगा, जो सामाजिक आर्थिक विकास के सूचक हैं, उसमें भाई क्या क्या बदलाव आएंगे। नंबर 1, रहन सहन में सुधार। भाई अच्छा पढ़ा लिखा परिवार होगा तो वहाँ रहन सहन में क्या आएगा, सुधार आएगा। नंबर 2, महिलाओं के
सामाजिक विकास, यानी महिलाओं का, देखो महिलाओं का सामाजिक विकास, ठीक है। नंबर 3 में क्या आ जाएगा बेटा, शैक्षिक प्रक्रिया उपलब्ध होना, यानी जो शिक्षा के जो स्तर हैं, जितने भी शिक्षा के स्तर हैं उसमें क्या होना भाई, उपलब्ध होना अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यानी शिक्षा के नए नए जो स्तर हैं आए हुए हैं, जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, भाई पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, ये सरकार द्वारा इसी योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार की शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं वो जारी होती हैं। उनके माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा से संबंधित योजनाएं चलाई जाती हैं 0 से 5 वर्ष के लिए, और ये बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में सभी जो है विद्यार्थियों के लिए जो विभिन्न प्रकार की शिक्षा के स्तर तथा योजनाएं चलाई जाती हैं। क्यों चलाई जाती हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अब हमारे राष्ट्र का विकास हो सके, ठीक है। हाँ जी, यदि पढ़ा लिखा इंसान होगा तो उसका परिवार और उसके बच्चे भी क्या होंगे, अच्छे शिक्षित होंगे, क्योंकि वो खुद क्या है, पढ़ा लिखा है, और उसके साथ ही यदि वो खुद पढ़ा लिखा है तो अपने बच्चों का भी अच्छे से ध्यान रखेगा, और बच्चों का भी जो समय समय पर उनके टेस्ट और जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को यदि वो अच्छे से खुद भी सोल्व कर सकता है, क्योंकि वो खुद क्या है, पढ़ा लिखा हुआ है। और क्योंकि जैसे स्कूल में काम दे दिया तो वो काम जो है वो घर पे भी देख सकता है, यानी बच्चे को जो घर पे भी पढ़ा सकता है। बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में छोटी मोटी दिक्कत है तो वो घर पे भी करवा सकता है, हिंदी विषय में, गणित विषय में, समाज विज्ञान विषय में, क्योंकि ये वो यदि खुद पढ़ा लिखा है तो छोटी छोटी जो है ये दिक्कतें हैं उनका आराम से वो सोल्व कर देगा। यदि वो बच्चे का यदि बेस बढ़िया है तो जाहिर सी बात है वो आगे चल के बढ़िया जो मिलेगी उसको, उसका शिक्षा का स्तर क्या है, हाई है, यानी कि उसको छोटी छोटी क्लासों में प्रॉब्लम नहीं आई है, इसलिए वो आगे भविष्य में जो जिन कक्षा में वो जाएगा उनमें बेटर ही पढ़ेगा, क्योंकि उसका बेस क्या हो गया, मजबूत हो गया। अब देखो इसके साथ ही जो सरकारी नीतियां हैं, सरकारी नीतियों का उपयोग, तो सरकार द्वारा नई नई जो नीति जैसे नीति चलाई जाती है उनका जो है, यानी कि उनकी सूचनाएं उसको समय पे उपलब्ध हो जाएंगी, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया का टाइम है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है नई नई शिक्षा से संबंधित नई नई सूचनाएं आती हैं। बच्चों के विकास के लिए नई नई जो है सरकार योजनाएं जारी करती है, उन योजनाओं के माध्यम से जो है अधिक से अधिक लोग शिक्षित हों। इसी का जो आधार मानकर सरकार जो योजनाओं चलाने का कारण क्या है कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, ठीक है। तो उसको सरकार की नीतियों क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, यानी कि सरकार की जो नीतियां हैं उनका पता चलेगा, ठीक है। ये सामाजिक आर्थिक विकास के जो सूचक हैं, क्या हैं, सूचक, सामाजिक आर्थिक विकास के जो सूचक हैं उसमें रहन सहन में सुधार होना, महिलाओं के सामाजिक विकास होना, शैक्षिक प्रक्रिया उपलब्ध होना, सरकारी नीतियों का उपयोग, यानी सरकार द्वारा जो नीति चलाई जाती है उन नीतियों का जो है वो यदि अच्छे से वो पढ़ा लिखा है तो उन्हीं जो नीति है उनका अच्छे से उसको सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। सूचनाओं के माध्यम से जो अपने बच्चों का विकास कर सकता है, और बच्चों का विकास कर सकता है तो खुद का विकास अपने आप हो गया, क्योंकि बच्चे का मैं तो माता पिता के लिए धन्य है वो, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिएगा, व्यावसायिक संरचना क्या है, व्यावसायिक संरचना यानी आकृति, उसकी बनावट कैसी है, व्यावसायिक संरचना। तो व्यावसायिक संरचना में जो है कितने हैं, व्यावसायिक संरचना में जो
मैंने आपको याद हो प्राथमिक कार्य करवाए थे किस में, ग्रामीण क्षेत्र में यानी ग्रामीण जनसंख्या में। उसमें मैंने जो है 15 साल से लेकर 62 वर्ष के जो लोग हैं यानी जो वयस्क जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और कमाते कौन है यानी कि जो पैसे कौन कमाता है, 15 साल से 62 वर्ष के जो भी हैं वो क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं और उसी से क्या चलती है, अपने घर की रोजी रोटी चलती है। हाँ जी, देखिएगा कैसे। व्यवसायिक संरचना, तो व्यवसायिक संरचना में क्या है, जो हमारे जो काम है वो आएंगे व्यवसायिक में। हम जो करते क्या हैं भाई, हमारा धंधा क्या है वो है। देखो कौन करता है काम, कौन करता है, कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है, यह भी अपने आप में क्वेश्चन है। कौन सी होती है, 15 वर्ष से लेकर 62 वर्ष आयु वाले क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसलिए इस पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, वर्किंग पॉपुलेशंस। किसको, कार्यशील जनसंख्या को। ठीक है, 15 वर्ष से 62 वर्ष में जो भी हैं वो क्या करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं यानी कि धंधा करते हैं। ठीक है, कौन है, वयस्क आयु वर्ग, और उसकी एज क्या है, 15 वर्ष से 62 वर्ष। ये काम करेंगे तभी परिवार की क्या चलेगी, रोजी रोटी चलेगी। जिस देश समाज या राष्ट्र में जितने लोग जो काम करेंगे वो देश समाज या राष्ट्र जो उतना ही क्या करेगा, विकास करेगा। देखो व्यावसायिक संरचना में क्या है, कार्यशील जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, यानी जो अलग अलग काम या धंधे हैं यानी कि जो रोजगार है वो कौन करेगी, कार्यशील जनसंख्या यानी वर्किंग पॉपुलेशन। और वर्किंग पॉपुलेशन में कौन आएगा, 15 वर्ष से 62 वर्ष के जो लोग हैं वो आएंगे। यानी कि 15 वर्ष से लेकर जो 62 वर्ष के अंदर हैं जो युवा तथा जो भी भाई हमारे जो बुजुर्ग हैं यानी कि जो जिनकी जो पारिवारिक गतिविधियाँ खुद संपन्न करते हैं, यानी कि 15 साल से लेकर 62 वर्ष रखी गई है किसने, सरकार ने। तो वो किस में आएंगे, वयस्क आयु वर्ग में, क्योंकि बच्चे तो किस पे डिपेंड होते हैं, वयस्क पे डिपेंड होते हैं। इन पे डिपेंड देखो कौन होते हैं, आश्रित। आश्रित कौन है, कौन है, बाल आयु वर्ग। कौन है, बाल आयु वर्ग। और कौन है, वर्ध। वर्ध भी क्या इस पे डिपेंड है, यानी बुजुर्ग, क्योंकि बुजुर्ग इसके डिपेंड होते हैं क्योंकि उनको स्वास्थ्य संबंधित क्या आती हैं, समस्याएं आती हैं। उनका जो है स्वास्थ्य क्या होता है, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। और कमज़ोर होने की वजह से वो क्या करते हैं, उनको चिकित्साएं सुविधाएं चाहिए। चिकित्साएं सुविधाएं चाहिए तो जाहिर सी बात है भाई उनको पैसा चाहिए। तो पैसा कौन कमाता है, वयस्क आयु वर्ग वाले। ठीक है, हाँ जी। अब देखिएगा मैं इसको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। व्यावसायिक संरचना में कौन काम करता है, यानी कि धंधा कौन करता है, कार्यशील जनसंख्या यानी वर्किंग पॉपुलेशन। तो वर्किंग पॉपुलेशन की एज क्या रखी गई है, 15 साल से 62 वर्ष। वहीं जो है वयस्क 15 साल से 62 वर्ष की जो आयु है वो किस में आएंगे, वयस्क आयु वर्ग में। ठीक है, हाँ जी। ये जो है इन पे डिपेंड कौन होता है, बाल आयु वर्ग और वर्ध। भाई बच्चे ये जो पढ़ने का काम करते हैं
और वर्ग जो है इनसे काम नहीं होता, क्योंकि इनका स्वास्थ्य क्या होता है, कमज़ोर होता है, यानी डाउन होता है। यानी बाल आयु वर्ग और वर्ध आयु वर्ग ये किस पे डिपेंड होते हैं, इस वाले पे। ठीक है, किस पे डिपेंड होते हैं, वयस्क आयु वर्ग पे ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, यानी आश्रित होते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए ये जो कार्यशील जनसंख्या है, ये कार्यशील जनसंख्या का जो काम है, यानी जो प्राथमिक कार्य है, द्वितीय कार्य है, तृतीय कार्य है और चतुर्थ कार्य है, उसका हम अध्ययन करेंगे कि प्राथमिक कार्य में क्या आएगा, द्वितीय कार्य में क्या आएगा, तृतीय कार्य में क्या आएगा और चतुर्थ कार्य में क्या आएगा। यानी प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय और चतुर्थ व्यवसाय। देखिएगा कैसे। अब हम प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, तृतीय कार्य, चतुर्थ कार्य यानी कि जो व्यवसाय हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ व्यावसायिक संरचना के जो आधार हैं वो बिंदु आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, और साफ़ सुथरी लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की है, और शायद सबसे सुपर डुपर ये क्लास रही होगी। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं क्या, कार्यशील जनसंख्या का जो व्यवसाय है कौन सा, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। देखिएगा कैसे भाई। प्राथमिक व्यवसाय किसका व्यवसाय है, किसका, कार्यशील, कार्यशील जनसंख्या का। और कार्यशील जनसंख्या किस में आती है, किस में आती है, व्यावसायिक संरचना में। किस में आती है, व्यावसायिक संरचना में। ठीक है, हाँ जी। अब देखिएगा प्राथमिक व्यवसाय में मैंने क्या बताया था। प्राथमिक व्यवसाय में, प्राथमिक व्यवसाय जो है किस पे डिपेंड होते हैं, प्राकृतिक साधनों पर, यानी प्रकृति से जो प्राप्त साधन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। ये किस पे डिपेंड होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर। प्राकृतिक संसाधनों में इनके प्राथमिक कार्य क्या हैं, लकड़ी काटना। ठीक है, नंबर 2 खेती का काम करना, यानी कृषि का काम करना। भाई कृषि की बुआई है, सिंचाई है, कटाई है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल जो है उसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो याद रखना हमेशा लाइफ भर के लिए। रबी की फसल का ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है। रबी की फसल का आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जावेद की फसल। जावेद की आपको पता ही है, उसमें सब्जियां उगाई जाती हैं, लेकिन आपको क्या नोटिस करना है, रबी और खरीफ की फसल। देखिए कैसे, यहां करवाता हूं मैं रबी की जो फसलें होती हैं, इससे आप याद रखो गेहूं। क्या, गेहूं। रबी में कितने अक्षर हैं, 2। गेहूं में कितने अक्षर हैं, 2। याद रख लो, 2 अक्षर जो हैं किसमें हैं, गेहूं में, और 2 ही अक्षर किसमें हैं, रबी में। ठीक है, हाँ जी। तो आप याद रखो, हम गेहूं की बुआई करते हैं, यानी जड्डम है ना, जड्डम यानी सर्दी में, आप पढ़े साधारण भाषा में, जड्डम जो फसल बावा ना पा वह कौन सी है, रबी की फसल है। ठीक है, और जड्डम आपा कौन कौन सी फसल बावा बापन बेरो ही है ना। सबने इस बात का बेरा है कि जड्डम कौन कौन सी फसल बोई जाएगी, है ना। हाँ जी, देखिए कैसे भाई, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, ये किस में बुआई की जाती है, रबी की फसल में। अब देखो खरीफ की फसल, क्या, खरीफ की। खरीफ की फसल में आप याद रखो क्या, बाजरा।
ठीक है। खरीफ में कितने अक्षर है? 3 अक्षर। बाजरे में कितने अक्षर है? 3 अक्षर। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छे से आप याद हो गया होगा। क्यों खरीफ में कितने? 3, बाजरे में कितने? 3। हाँ जी। जो गर्मियों में जो बुआई की जाती है ना, वो फसल कौन सी? खरीफ की फसल। यानी कि बाजरा में क्यों है? गर्मी हो है। क्यों है? गर्मी। यानी कि बाजरे में क्या बोल रहे हैं? मर्द। क्या बोल रहे हैं? मर्द। और गेहूं ने क्या बोल रहे हैं? लेडीज। यानी कि भाई मर्दानी बोलते हैं गेहूं को, जबकि बाजरा जो है वो किस में आएगा? गर्मी। बाजरे में गर्मी होती है और बाजरा किस में आएगा? खरीफ की फसल में। ठीक है, किस में आएगा? खरीफ की फसल में। ठीक है। बाजरे में कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड है। कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड है दोस्तों। और खरीफ में कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड है। तो 3 वर्ड से आप याद रख सकते हो। जिस टाइम हम बाजरे की बुआई करते हैं उस टाइम जो है वो फसल होती है, उस फसल को क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल। ठीक है। रवि की फसल के लिए मैंने क्या बताया? गेहूं का उदाहरण याद रखो। रवि में कितने अक्षर? 2 अक्षर। जबकि गेहूं में कितने? 2 अक्षर। ठीक है, जिंदगी भर नहीं भूलोगे इस बात को। रवि में 2 अक्षर, खरीफ में 3 अक्षर। रवि में 2 अक्षर यानी गेहूं की बुआई, और खरीफ में 3 अक्षर यानी बाजरे की बुआई। खरीफ में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। और 3 अक्षर किस में है? बाजरे में। यानी बाजरे की जिस टाइम बुआई करते हैं उस टाइम हम क्या क्या बुआई करते हैं, यानी क्या क्या ज़मीन में अंदर हम उगाते हैं, वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरी लैंग्वेज में लाइव भर याद रहने वाला बताया है मैंने, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है। हाँ जी, आगे देखिएगा। प्राथमिक व्यवसाय मैंने क्या बताया? लकड़ी काटना, कृषि करना और मछली पकड़ना। ये कौन से हैं? प्राथमिक व्यवसाय हैं। और प्राथमिक व्यवसाय सर्वाधिक कहाँ करते हैं? गाँव में करते हैं। गांव कौन से? जो विकसित देश वाले और विकासशील देश में दोनों जगह क्या होते हैं? गांव होते हैं। और गांव में क्या करते हैं? प्राथमिक कार्य करते हैं। यानी समझ गए, वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं इतने, और कम पढ़े लिखे होने की वजह से वो यही काम कर पाते हैं। क्योंकि लकड़ी काटना आसान बात है, शारीरिक क्षमता चाहिए उसमें। कृषि भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है। और जो है मछली भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि समुद्र किनारे जो गांव बसे हुए हैं वो वहाँ के लोग क्या करते हैं? मछली पकड़ना, यानी मछली पकड़ते हैं वहाँ पे। जाहिर सी बात है, जैसा एरिया वैसा काम। ठीक है। और खनन करना, ये किस में आएंगे? प्राथमिक व्यवसाय में। बिल्कुल साफ़ सुथरी भाषा में मैंने बताने की कोशिश की है। जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग करते हैं। कौन करते हैं? वहाँ रहने वाले लोग, यानी गांव के लोग। कौन करते हैं? गांव के लोग। गांव के लोग जो है प्राथमिक व्यवसाय करते हैं। और प्राथमिक व्यवसाय किस में आते हैं? प्राकृतिक संसाधन में। और प्राकृतिक संसाधन में का जो कार्य होता है उसमें प्राकृतिक संसाधन है उसका जो प्रकृति से जो संसाधन प्राप्त होते हैं या फिर साधन जो प्राप्त होते हैं उनका कौन उपयोग करता है? मानव करता है। कौन करता है? मानव करता है। और हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? मानव भूगोल का। मानव क्या करता है? प्रकृति के संसाधनों को काम में लेता है। किसके माध्यम से? अपनी तकनीकी और अपने ज्ञान के माध्यम से। और उनको जो है काम में लेने के लिए वो क्या करता है? जो है अपने माइंड, अपनी सोच के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग तरीके से काम में ले। जैसे कि लकड़ी काटना, कृषि करना, मछली पकड़ना, खनन करना, ये क्या हो? उसके अलग अलग काम है। ठीक है। आशा करता हूँ ये बिंदु आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्राथमिक व्यवसाय में क्या है। प्राथमिक व्यवसाय में याद रखना, लकड़ी काटना, कृषि करना, मछली पकड़ना और खनन करना। ठीक है। हाँ जी, अब देखो द्वितीयक व्यवसाय। क्या?
द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीय व्यवसाय में देखो बहुत ही आसान से वर्ड और प्यारे से वर्ड हैं। द्वितीय के व्यवसाय, द्वितीय के व्यवसाय में क्या है, विनय निर्माण या जो नव निर्माण करते हैं, जैसे जो कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, यानी बिल्डिंगें बनाना और जो नव निर्माण करना यानी भवनों का जो निर्माण करते हैं, वो किस में आएंगे, द्वितीय के व्यवसाय में। देखो द्वितीय के व्यवसाय में देखो भवन निर्माण, भवन निर्माण, ठीक है, हाँ जी, पुल बनाना, ठीक है, सड़कें बनाना, नंबर 4 बांध बनाना, यानी जो है नदी का पानी रोकने के लिए क्या करते हैं, बांध बनाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए, इसके द्वितीय के व्यवसाय हो गए। आशा करता हूँ ये बिंदु भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो द्वितीय का व्यवसाय है उसमें भवनों का निर्माण करते हैं, पुल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं और बांध बनाते हैं। ये टॉपिक जो है आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो द्वितीय जो व्यवसाय है उसमें क्या करते हैं, बांध बनाते हैं, ठीक है, पुल का निर्माण करते हैं, सड़कें बनाते हैं और भवन का निर्माण करते हैं। ये क्या है व्यवसाय, द्वितीय के व्यवसाय। बहुत ही साफ सुथरी लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की है, आसान से वर्डों में मैंने बताने की कोशिश की है। द्वितीय के व्यवसाय में देखो भवन निर्माण, पुल निर्माण, सड़कें बनाना और बांध का निर्माण करना, ये क्या है, द्वितीय के व्यवसाय। कौन करते हैं, कौन करते हैं, लोग। कौन करते हैं, लोग, ठीक है, हाँ जी। कौन से लोग, विकसित देशों के लोग, याद रखना, विकसित देशों में। होता तो विकासशील देशों में है, लेकिन ये जो मेन चीज किसमें इंक्लूड की गई है, हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग विकसित देशों में, ठीक है, हाँ जी। आशा करता हूँ ये बिंदु भी आपको अच्छे से बिल्कुल शानदार तरीके से समझ आ गया होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, बहुत ही आसान है। और क्योंकि आज हमारा जो ये 3 नंबर का जो अध्याय है, ये तीसरा जो अध्याय है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी। बहुत ही शानदार अध्याय है और पढ़ना एक आसान सी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ रहे हो और अच्छे से समझ भी रहे हो, कोई भी समस्या नहीं है। अब देखो तृतीय के व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय में क्या आएगा, प्राथमिक, द्वितीय के, तृतीय के और चतुर्थ, कितने व्यवसाय हैं, 4। अब देखो तृतीय व्यवसाय हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, व्यवसाय की संरचना का। उसमें नंबर 3 ये क्या है, बिंदु है, ठीक है, हाँ जी। तृतीय व्यवसाय में क्या आएगा, व्यापार, ठीक है, सूचना, ठीक है, हाँ जी, और साथ में उद्योग धंधे, क्या, उद्योग धंधे, ये किस में आएंगे, तृतीय के व्यवसाय में। और आपको अगर याद है अच्छे से तो मैंने आपको क्या बताया था, जो नगरीय क्षेत्र यानी नगरीय जनसंख्या है उसमें मैंने क्या बताया था, गैर प्राथमिक बताया था, आपको याद है, गैर प्राथमिक व्यवसाय बताया था मैंने आपको। उसमें मैंने क्या बताया था, जो शहरी लोग हैं वो क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, सूचनाएं, उद्योग धंधे वो क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं, और ये किस में आएगा, तृतीय व्यवसाय में। ये क्या है,
तृतीय व्यवसाय यानी गैर प्राथमिक व्यवसाय है। ठीक है, हाँ जी। आशा करता हूँ ये बिंदु भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही इसमें व्यापार, सूचना, उद्योग और एक चीज़ और भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, परिवहन। ठीक है, ये भी किस में आ जाएगी, इसी में आ जाएगी, क्योंकि शहर में जो है यातायात की सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, सूचनाएं ज़्यादा होती हैं, उद्योग धंधे भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और साथ ही जो है अन्य सेवाएं भी होती हैं। क्या होती हैं, अन्य सेवाएं। अन्य जो सेवाएं हैं जैसे कि शिक्षा की विभिन्न प्रकार की स्कूल, कॉलेज ये मिल जाएंगी, जो विभिन्न प्रकार के वहाँ हॉस्पिटल मिल जाएंगे। हर बीमारी, मतलब कि हर बीमारी का वहाँ हॉस्पिटल देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, शहरों में। किसकी बात है ये, विकसित देशों की। तो एक चीज़ आप ये समझो भाई, अन्य सेवाओं में जैसे शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया। मैं शिक्षक का काम क्या होता है, पढ़ाना, तो वो भी किस में आ जाएंगे, अन्य सेवाओं में। ठीक है, हाँ जी। जितने भी जो विकसित देश हैं, विकसित देशों में जो है शिक्षा का स्तर क्या है, बहुत ही हाई है, यानी कि एक उत्कृष्ट और जितना होना चाहिए, जहाँ मतलब विकास की गतिविधियों को आयामी रूप लेने के लिए जो है तृतीय व्यवसाय का विशेष योगदान रहता है। ठीक है, हाँ जी। अगला देखो, चतुर्थी व्यवसाय यानी चतुर्थ व्यवसाय, यानी जो चौथा जो काम है वो देखो, किसका, व्यवसाय की संरचना का चौथा काम क्या है, चतुर्थ व्यवसाय। भाई उद्योग धंधे हो गए, है ना, और साथ में व्यापार हो गया, संचार हो गया। ठीक है, शिक्षा के स्तर भी आ गए, है ना, और हॉस्पिटल संबंधित वो भी गतिविधियाँ आ गई। साथ में प्राथमिक कार्य, लकड़ी काटना है, कृषि करना है, खनन करना, वो भी आ गए। अब बच क्या गया, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी बच गई, है ना। हाँ जी, वो किस में आ जाएगी, इसमें। देखो, विज्ञान, प्रौद्योगिकी। ठीक है, नंबर 2 अनुसंधान। ठीक है, यानी जो विभिन्न प्रकार के जो शोध केंद्र हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो शोध केंद्र है, और साथ ही जो नई नई जो तकनीकी का जहाँ आगाज़ होता है, नई नई चीज़ों का जहाँ खोज होती है, अनुसंधान। और नंबर 3 क्या आ जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी है। देखो, बिल्कुल आसान से वर्ड है, आसान से चीज़ें हैं, अच्छे से याद होनी जानी चाहिए। देखो, चतुर्थ व्यवसाय में क्या आएगा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान जो केंद्र हैं, जहाँ मतलब कि नई नई चीज़ों की खोज होती है। ठीक है, हाँ जी, अनुसंधान है केंद्र है। अनुसंधान जो केंद्र है, वहाँ जो काम होते हैं, जो नई नई चीज़ों की खोज होती है। ठीक है, वो किस में आएगा, चतुर्थ व्यवसाय में। और सूचना जो प्रौद्योगिकी, नई नई सूचनाओं की, भाई नई नई चीज़ों की खोज करना, नई नई जगह की खोज करना, है ना, चंद्रमा पे पानी पाए जाना, ये किस में आएंगी, अनुसंधान जो गतिविधियाँ हैं, जो हमारे जो विज्ञान ने इतना ज़्यादा विकास किया है ना, विज्ञान ने इतना ज़्यादा उन्नति की है, वो किस में आएगी, चतुर्थ व्यवसाय में। ठीक है, हाँ जी। आशा करता हूँ जो है आपको सारे बिंदु अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हमने जो अध्ययन किया, किसका किया, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना में। साक्षरता में मैंने क्या बताया, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक जितने भी लोग हैं, जिसको लिखना, पढ़ना और साथ में गणना करना आता हो, वो किस में आएगा,
साक्षरता में, यानी कि यदि कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो अपने छोटे मोटे काम, यानी कि जितने भी शहर बाज़ार के, स्कूल के, चिकित्सा से संबंधित जितने भी जो हैं वो अच्छे से भी जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से पढ़ सकता है, अपने बच्चों को भी पढ़ा सकता है, अपने परिवार समाज में भी शिक्षा का जो प्रचार कर सकता है, साथ ही अपने परिवार समाज को भी शिक्षित कर सकता है। यदि पढ़ा लिखा समाज होगा तो वहाँ समस्त जो क्रियाएँ होंगी वो अच्छी होंगी, बेटर होंगी। और वही बात है, आर्थिक क्रियाएँ भी वहाँ ज़्यादा अग्रसर होंगी, क्योंकि वहाँ क्या है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं और शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा पे सब कुछ टिका होता है। जहाँ जितनी अधिक शिक्षा होगी वहाँ उतना ही अधिक क्या होगा, विकास होगा, और विकास ही सब चाहते हैं। ठीक है, हाँ जी। दूसरा मैंने बताया, क्या बताया, व्यवसायिक संरचना। जो व्यवसायिक संरचना है उसमें मैंने क्या बताया, उसके कितने बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं। 4 बिंदु कौन कौन से हैं भाई? फर्स्ट बिंदु में किसका अध्ययन किया जाता है? जो प्राथमिक कार्य है, प्राथमिक कार्य में जो है लकड़ी काटना, कृषि करना, साथ में मछली पकड़ना, खनन करना, ये प्राथमिक व्यवसाय है। द्वितीय व्यवसाय में क्या आएगा? भवन निर्माण करना, पुल निर्माण करना, बांध बनाना, ये क्या है? द्वितीय व्यवसाय है। तृतीय व्यवसाय में क्या है? उद्योग धंधे, व्यापार, संचार, किस में आगे? तृतीय व्यवसाय में। साथ ही अन्य जो जितने भी सरकारी जो सेवाएं हैं सरकार, उनका जो है सूचना प्राप्त करना या फिर उनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो किस में आएगा? तृतीय व्यवसाय में। अच्छा जी, नंबर चतुर्थ व्यवसाय में क्या है? जैसे नई नई चीज़ों की खोज करना, है ना, नई नई जगह की खोज करना और नए नए आविष्कार करना। और सूचना जो प्रौद्योगिकी है, यानी सूचना अलग अलग जो है क्षेत्रों में अलग अलग अंतरिक्ष वायुमंडल से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना और उनको जो है लोगों को अवगत कराना, ये क्या है? चतुर्थ व्यवसाय है। आशा करता हूँ आज जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। याद रखना, जो व्यावसायिक संरचना है, व्यावसायिक संरचना में क्या इम्पोर्टेंट है कि वहाँ कौन काम करता है? जो कार्यशील जनसंख्या यानी वयस्क हैं। वयस्क कौन से? जिनकी आयु जो है 15 साल से 59 वर्ष है। तो किस में आएंगे? वयस्क में आएंगे। उन पे डिपेंड कौन होते हैं? बाल आयु वर्ग वाले और वर्ध आयु वर्ग वाले। ये क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं कौन से? बाल आयु वर्ग तो पढ़ता है, तो वो कुछ कमाता तो है नहीं, कमाता कौन है? वयस्क आयु वाले। इसलिए बाल आयु वर्ग जो है वयस्क पे डिपेंड होते हैं। जबकि वृद्ध लोग हैं उनका स्वास्थ्य कमज़ोर होने की वजह से वो भी जो है वयस्कों पे डिपेंड होते हैं। क्योंकि कमाता कौन है भाई? जवान कमाते हैं, है ना। कमाने की उम्र तो किसकी है? जवानों की है, और वही कमाते हैं, उससे परिवार की रोजी रोटी चलती है और अपने समाज का आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास यदि समाज का हो रहा है तो उस क्षेत्र का हो रहा है, क्षेत्र का हो रहा है तो उस राज्य का हो रहा है, राज्य का हो रहा है तो जाहिर सी बात है पूरे देश का हो रहा है, और देश का हो रहा है तो देश अपने आप विकास करेगा। और हर कोई यही तो चाहता है कि आर्थिक विकास ही सब कुछ है, और आर्थिक विकास पे ही हमारी सामाजिक गतिविधियाँ टिकी होती हैं। क्योंकि जिस देश, समाज या राष्ट्र में जितना अधिक धन होगा, इनकम के स्रोत होंगे, वहाँ उतनी ही अधिक शिक्षा के स्कोप बढ़ेंगे और वो परिवार, समाज या राष्ट्र उतनी क्या करेगा? उन्नति करेगा। जाहिर सी बात है, जैसा कि आपको विदित है, और यही होना चाहिए। इसलिए सरकार जो है विभिन्न प्रकार की योजनाएं हमें अवगत करा रही है और उस योजनाओं का हमें पूरा लाभ देने की कोशिश भी कर रही है और हम लाभ भी उठाते हैं। अच्छे शिक्षा के स्तरों के माध्यम से हम शिक्षित होकर जो है अपने और अपने समाज का विकास करते हैं, साथ ही अपना विकास करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ सारे बिंदु अच्छे समझ में आ गए होंगे और मेरी क्लास भी अच्छे लगे होंगे और मेरे विचार भी अच्छे लगे होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।